वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि क्लास 12th का अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें बेटा, तो ऑलरेडी एक चैप्टर हम लोगों ने करा चुके हैं जहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज से हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 आज करने वाले हैं और आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सीक्वेंस में सारे ही चैप्टर आपको हम कराने वाले हैं। क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज मैंने सारे ही चैप्टर अपलोड करा हुआ है अपने चैनल पे। क्लास 12th का पूरे ही चैप्टर मैंने करा रखा है, वन शॉट में या पार्ट वाइज करके मैंने क्यूमुलेटिव फॉर्म में करा रखा है। तो जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपको नहीं पता है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ऑलरेडी क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज अपलोडेड है, पूरे ही कंप्लीट सिलेबस। और आज हम लोग जो करने वाले हैं क्लास 12th का बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो इस तरह से सारे ही चैप्टर हम कराने वाले हैं और जैसे ही क्लास 12th का इकोनॉमिक्स खत्म होती है तो वापस से हम क्लास 11th का भी इकोनॉमिक्स कराएंगे। और जब वो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अकाउंट्स पर भी हम काम करेंगे और अकाउंट्स का भी सारे चैप्टर हम इस तरह से ही कराएंगे बच्चे। तो प्लीज आइए हमारे साथ बने रहिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आइए बच्चे, यहां पर अगर हम बात करें तो क्लास 12th का है। क्लास 12th यूनिट 1 के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने चैप्टर नंबर 1 करा रखा है। लास्ट क्लास में मैंने कराया था। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है आप जा सकते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है वहां पर मैंने करा रखा है। माइक्रो क्या होता है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे मैंने डिस्कस करा है। ये यूनिट 1 ही रहेगा। यूनिट 1 के अंदर जो है ना कई सारे चैप्टर नंबर 2 हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक्स इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे आज के क्लास के अंदर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मल। सभी चीजों को हमने इंक्लूड करा है। तो एक एक करके हम सभी पर चर्चा करेंगे बेटा। ये वन शॉट में हम लोग कराने वाले हैं, एक वन शॉट में हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आइए बच्चे, एक बार हम लोग रिकैप ले लेते हैं। यहां पर अगर हम बात करें बेटा, ये 11th नहीं है, यहां पर 12th है, ठीक है। इसको मैं रेक्टिफाई कर दिया हूं, ठीक है। तो वन शॉट के अंदर हम लोग करने वाले हैं। आइए बच्चे, सबसे पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं। एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे। बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स क्या है, इकोनॉमिक क्या की डेफिनेशन की हम बात करेंगे, इकोनॉमिक के क्या की डेफिनेशंस हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स एक्सप्लेन्ड, हम लोग गुड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फैक्टर्स इनकम क्या होता है बेटा, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, इन टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूटिलिटी क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या होता है बेटा। सारे बेसिक्स को हम इसमें करने वाले हैं ताकि आपका, जिन बच्चों ने मान लीजिए क्लास 11th के अंदर अपनी माइक्रो पोर्शन के अच्छे से नहीं रिवाइज करा है, वो यहां पर आपका काम हो जाएगा। मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी इस तरह से ही कराया है ताकि उन बच्चे के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो क्लास 11th में उनका माइक्रो पोर्शन वीक है। डेफिनेटली उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियोस। तो आइए बच्चे, उसके बाद स्कैरसिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्कैरसिटी एंड चॉइस मेड, चॉइस कब अराइज होती, इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे बेटा। आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए, तो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। दो वर्ड आपको देखने को मिलते, इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज आप पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं, ए फॉर क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा जब एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है तो यहां पर क्या होता है, माइक्रो का मतलब आई होता है, MICRO, आई फॉर इंडिविजुअल। जब एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, एक कंज्यूमर का स्टडी करते हैं, एक फॉर्म की स्टडी करते हैं, एक व्यक्ति का स्टडी करते हैं, एक फॉर्म्स का, इंडस्ट्रीज का अगर स्टडी करते हैं बेटा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। बट जब हम बात करते हैं मैक्रो, ए फॉर एग्रीगेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहां पर नेशनल इनकम, यहां पर हम पॉवर्टी की बात करते हैं, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की हम बात करते हैं, यहां पर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यहां पर होल इकोनॉमी लेवल की हम बात करते हैं बेटा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। व्हेन वी स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हम यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहते हुए स्टडी करते हैं बच्चे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ध्यान रखेंगे, इसका दायरा बड़ा होता है। यहां पर हम इकोनॉमी लेवल पे बात करते हैं, हम यहां पर नेशनल लेवल पे बात करते हैं। एक पूरे, अगर मान लीजिए नेशनल की अगर हम बात करें, यहां पर अगर एक
बात करें एम्प्लॉयमेंट की, इनकम की बात करें, एग्रीगेट की बात करिए, सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए, व्हाट डू मीन बाय द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स? आइए बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। समझिए बात को। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स उन इकोनॉमिक्स का ब्रांच है बेटा जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल, इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, यहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इकोनॉमी की पॉलिसीज, इन सभी चीजों को हम स्टडी करते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या आपको ये बातें समझ में आई? मैंने बताया कि एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो के अंदर MICRO, आई फॉर इंडिविजुअल। जब एक इंडिविजुअल की स्टडी करोगे तो आप माइक्रो स्टडी में स्टडी करोगे, बट अगर जब ए फॉर एग्रीगेट, तो बेटा जी मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा बड़ा होता है। यहां पर आप नेशनल लेवल पे बात करते हो, यहां पर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हो, यहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हो, यहां पर जीडीपी की बात करते हो, यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो। तो इन सभी चीजों की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज की जब हम बात करते हैं बेटा, तो वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। चलिए बेटा एग्जाम्पल को देखते हैं। एनालिसिस ऑफ इन्फ्लेशन, बेटा जी जब आप महंगाई को पे चर्चा करते हैं, जब आप बेरोजगारी पे चर्चा करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, जब आप जीडीपी और ग्रोथ ऑफ अ कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहते हुए स्टडी करते हैं। क्या इतना बात समझ में आया? तो फिर से वापस से एक बार देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल लेवल, इकोनॉमी एज अ होल लेवल इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जहां पर पॉलिसीज, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करी जाती है, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं बेटा। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया कि इन्फ्लेशन रेट की हम बात करते हैं, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, जहां पर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जहां पर किसी कंट्री की ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी। बेटा जी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या समझते हैं? आइए डेफिनेशन को देखते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू ज्योग्राफिकल एरियाज, ये एक वो जियोग्राफिकल एरियाज है बेटा एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट वेयर द गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। बेटा जी डोमेस्टिक टेरिटरी एक वो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जो सरकार के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल को फ्रीली हम यहां पर सर्कुलेट करते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जांपल को देखते हैं। इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स लैंड, एयरफेस, एयर स्पेस एंड टेरिटोरियल वाटर्स। तो सारे के सारे हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल। तीन चीज का ध्यान रखेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी होता है, वो एरियाज होता है जहां पर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट करते हो, हम उसको कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा। तो यहां पर क्या होना चाहिए? एग्जांपल के लिए मैंने बताया इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, इंडिया की अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर लैंड आएगा, एयर स्पेस आएगा एंड टेरिटोरियल वाटर्स। ये तीनों ही चीज को हम इंक्लूड करेंगे बेटा, हम इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया? फिर से वापस से देखेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा टेरिटरी होता है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरियाज होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है किसके थ्रू? सरकार के थ्रू। कहां पे? जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल को सर्कुलेट करा जाता है फ्रीली। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। एग्जाम्पल के रूप में क्या है बेटा? तो यहां पर इंडियाज की डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें, यहां पर लैंड्स आता है, एयर स्पेस आती है, यहां पर टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं। ये सभी चीजों को इंक्लूड करा जाता है। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा हम बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉर्मल? नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है।
नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। अ नॉर्मल रेसिडेंट इज एन इंडिविजुअल, अ नॉर्मल रेसिडेंट इज एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन रेसिडिंग इन अ कंट्री फॉर ओवर अ ईयर एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द डेट कंट्री। कहने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल रेसिडेंट वो रेसिडेंट होता है, वो इंडिविजुअल होता है या इंस्टीट्यूशन होता है जो रहते हुए होना चाहिए कहां पर, एक कंट्री के अंदर, कंट्री ओवर अ ईयर, एक साल रहते हुए, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, उसका इंटरेस्ट कहां पे होना चाहिए, उसी कंट्री के अंदर होना चाहिए बेटा। हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। क्या बात आई समझ में? तो नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर या तो इंडिविजुअल आएगा या तो इंस्टीट्यूशन आएगा जो रह रहा होगा पूरे एक साल के अंदर इंडिया के अंदर, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर होगा, उसी कंट्री में होगा, हम उसको बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। आइए एग्जांपल को देखते हैं। एन इंडियन एम्प्लॉइज, एक इंडियन एम्प्लॉय लिविंग एंड वर्किंग इन इंडिया। बेटा एग्जांपल को समझिए, एक इंडियन एम्प्लॉइज जो है, एक इंडिया में रहने वाला एम्प्लॉइज जो है, रह रहा है इंडिया में और काम भी कर रहा है इंडिया में, हम इसको बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ इंडिविजुअल। क्लियर है पॉइंट्स? तो नॉर्मल इंडिविजुअल कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। क्या पॉइंट्स क्लियर है? तो नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन होता है, नॉर्मल रेसिडेंट, अ नॉर्मल रेसिडेंट इज एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन रेसिडिंग इन द कंट्री फॉर ओवर अ ईयर। यहां पर ओवर अ ईयर हम बात करते हैं पूरे साल के अंदर, एंड हुच सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, उसका जो इकोनॉमिक के सेंटर का इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो उस कंट्री से बिलोंग करता हो या लाई करता हो, हम उसको कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि एक इंडियन एम्प्लॉइज जो है रह रहा है इंडिया में और काम भी कर रहा है इंडिया में, हम इनको क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इनकम। आइए बेटा, इनकम के प्रकार होते हैं, किस तरह से आप इनकम कमाते हैं बेटा, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहला है फैक्टर्स इनकम। फैक्टर्स इनकम क्या है? फैक्टर्स इनकम और एक है ट्रांसफर इनकम। अगर सिंपल वर्ड में बताओ बेटा फैक्टर्स इनकम क्या है, तो फैक्टर्स इनकम वो इनकम होता है जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इसको यूज करने के बाद जो आप रिटर्न्स में लेते हो बेटा, दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जो ट्रांसफर करी जाती है, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, यहां पर ओल्ड एज पेंशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें। आइए ना हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि करके हमारा अगला टॉपिक है इसमें। तो हमने इसको सिर्फ टाइप्स बताया कि फैक्टर्स इनकम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ट्रांसफर इनकम क्या होता है। आइए बेहतर तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आइए बच्चे, चलिए सब लोग, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है। आइए डेफिनेशन की बात करें बेटा तो इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल बेटा मैंने आपको वही बताया, FOP, इनकम रिसीव्ड, आपको इनकम रिसीव्ड हो रहा है कहां से, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ देयर सर्विसेज। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा, अ वर्कर्स सैलरी, अ वर्कर्स सैलरी फॉर प्रोडक्शन वर्क। बेटा ये एग्जाम्पल किसका होता है, एक वर्कर को सैलरी तभी मिल रही है जब उसने क्या करा, प्रोडक्शन वर्क करा है, काम तो करा है तभी तो उनको सैलरी मिली है। बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है बेटा जहां पर आपको इनकम तो रिसीव होती है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। बेटा जी यहां पर लैंड को क्या मिलता है, लेबर को क्या मिलता है, कैपिटल को क्या मिलता है, और यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है। तो लैंड की बात करें तो रेंट मिलता है बेटा, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, यहां पर अगर बात करें कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट्स मिलता है। तो ये सारे के सारे रिटर्न्स में है बेटा। तो मैंने ऑलरेडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर भी मैंने चर्चा करा हुआ है, तो वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हो। तो यहां पर मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि फैक्टर्स इनकम वो इनकम होता है जहां पर इनकी इनकम आप रिसीव करते हो बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स फॉर देयर सर्विसेज। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर्स इनकम। जैसे मैंने बताया कि एक वर्कर को सैलरी मिल रहा है फॉर द प्रोडक्शन वर्क, प्रोडक्शन वर्क नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स इनकम। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर इनकम।
बेटा जी ट्रांसफर इनकम में कुछ एफर्ट नहीं लगाना होता, कुछ काम नहीं करना होता, ये ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर करी जाती है। आई बात समझ में? चलिए डेफिनेशन की बात करें बेटा तो यहां पर आइए, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। बेटा जी यहां पर अगर बात करें ट्रांसफर इनकम, वो इनकम होता है जहां पर आपको कोई सर्विसेज नहीं देनी होती है, जहां पर आपको कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना होता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना होता। जैसे ओल्ड एज पेंशन, बेटा जी इसके लिए क्या आपको कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं, आपका एज हो चुका है, आपको ओल्ड एज के बाद पेंशन मिलेगा, सरकार प्रोवाइड करती है, तो यहां पर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आई बात समझ में? तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? ये है किसका एग्जांपल? ये है ट्रांसफर इनकम का, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया। तो यहां पर ये सब सारी चीजें जो है ना बेटा, ये एग्जांपल माना जाता है किसका? ट्रांसफर इनकम को। तो आपका एज हो गया, आपको ट्रांसफर करा जाएगा सरकार के थ्रू, ओल्ड एज पेंशन मिलेगा जब आप इतने मान लीजिए 60 प्लस हो गए हैं, वो जो भी एज का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया बेटा? तो यहां पर अगर बात करें इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी, जब आप ध्यान रखिएगा आपको एमसीक्यूज में आपको ये सवाल पूछा जा सकता, कंफ्यूजन नहीं होना है कि फैक्टर्स इनकम के अंदर क्या करना होता है बेटा, वहां पर आपको क्या करना होता है? सर्विसेज देना होता है, आपको प्रोडक्टिव सर्विसेज देना पड़ता है, तब जाकर के आपको रिटर्न्स मिलती हैं। बट ट्रांसफर इनकम के अंदर कोई आपको सर्विसेज नहीं देनी होती है, कुछ नहीं करना होता है, आपको एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये चीजें मिलना शुरू हो जाता है, वो सरकार देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गुड्स के क्या प्रकार होता है, तो यहां पर अगर बात करें बेटा, एक होता फाइनल गुड्स, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, उसके बाद अगर बात करें एक होता कंजम्पशन गुड्स, उसके बाद हम बात करें बेटा एक होता कैपिटल गुड्स। आइए सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करें, फाइनल गुड्स क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनल गुड्स? फाइनल का मतलब रेडी फॉर सेल, रेडी टू सेल। फाइनल है एकदम रेडी टू है, रेडी टू सेल है, आप ये ध्यान रखेंगे। फाइनल है, कुछ नहीं करना इसमें, वर्किंग प्रोग्रेस कुछ नहीं करना है, फिनिश गुड्स। एक होता रॉ मटेरियल, एक होता WIP। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो काम चल रहा होता है, उसके अंदर WIP, रॉ मटेरियल के अंदर हम क्या करते हैं, उसमें रॉ मटेरियल लगाते हैं, फिर WIP करते हैं, फिर लास्ट में हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फाइनल गुड्स। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो अभी भी उसमें प्रोसेसिंग बाकी है, कंजम्पशन गुड्स जिसको कंज्यूम करते हो। कैपिटल गुड्स क्या होता है, चलिए सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। गुड्स का प्रकार है बेटा, चलिए आइए। फाइनल गुड्स, नाम में ही इसका आंसर छुपा है बेटा, फाइनल है गुड्स, गुड्स रेडी हो चुका है। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं इसमें डेफिनेशन। गुड्स यूज्ड फॉर कंजम्पशंस और इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे बेटा जी, यहां पर कोई इसके आगे फर्दर प्रोडक्शन नहीं करी जाएगी। यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो तो या तो यूज करा जाता है कंजम्पशन के लिए, या तो उसको यूज करा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके अंदर कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं करा जाएगा बेटा। दिस इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल के लिए, अ कार परचेस्ड फॉर पर्सनल यूज। बेटा जी एक कार जब खरीदते हैं आप पर्सनल यूज के लिए, तो क्या उसको आगे कुछ करते हो, प्रोडक्शन करना होता है उस पर? नहीं। फाइनल मतलब फाइनल, हमने इसलिए लिया है पर्सनल व्हीकल ताकि हमारे कन्वीनियंस में हेल्प हो सके, तो इसलिए हमने लिया। तो हमने कार परचेज करा किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। हम उसको प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम उस पर कुछ फर्दर काम नहीं करने वाले हैं। तो एक फाइनल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसको यूज करा जाता है कंजम्पशन के लिए, जिसको कंज्यूम करते हो, या तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल गुड्स बोलते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? तो फाइनल गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स which are used for consumption or investment, not for further production, is called final goods. Example, a car purchased for a personal use is an example of final goods. Clear है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, आइए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। क्या मतलब होता है इंटरमीडिएट गुड्स का, उसके बारे में समझते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें, गुड्स यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। यानी इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, इज कॉल्ड
इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है बेटा, या तो उसको क्या करा जाता है, यूज करा जाता है रीसेल के लिए, या तो उसमें कुछ प्रोडक्शन के प्रोसेस अभी भी इनकम्प्लीट है सेम ईयर के अंदर, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जांपल, शुगर यूज्ड इन मेकिंग स्वीट्स। जब चीनी को मिलावट करा जाता है बेटा मिठाई बनाने के लिए, तो यहां पर काम अभी भी अधूरा है, कंप्लीट नहीं है बेटा। ये इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल हैं। फिर से एक बार समझते, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। से फॉर एग्जांपल, शुगर यूज्ड इन द मेकिंग स्वीट्स इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बेटा जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा कंजम्पशन गुड्स। आइए बच्चे, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कंजम्पशन गुड्स को देखेंगे बच्चे। आइए, तो कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाइड कंज्यूमर वांट्स। बेटा जी, गुड्स इसलिए बनाया जाता है कि ताकि कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो नाम क्या है इसका, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स विच सेटिस्फाइड डायरेक्टली वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंजम्पशन गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स विच सेटिस्फाइड डायरेक्टली वांट्स टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड कंजम्पशन गुड। कंज्यूम करना होता है, बना क्यों रहे हैं, कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन के लिए। तो एक ऐसा गुड्स है जो कंज्यूम करने के लिए लिया गया है। तो गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाइड द कंज्यूमर वांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंजम्पशन गुड्स। आइए एग्जांपल की बात करें, फूड आइटम्स और क्लोथिंग। बेटा ये फूड का आइटम जो है या क्लोथिंग जो है, ये क्या है, कंजम्पशन गुड्स है, हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स विच provides या satisfied directly to consumer wants is called consumption goods। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा अगला हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, यहां पर देखेंगे। कैपिटल गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कहने का मतलब कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो हेल्प करता है किसको, प्रोडक्शन में ऑफ अदर गुड्स। यानी कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स माना जाता है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में अदर गुड्स एंड सर्विसेज को, हम उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल गुड्स। जैसे मशीनरी यूज इन द फैक्ट्रीज। बेटा जी मशीन का यूज करके फैक्ट्री में बहुत सारे गुड्स को हम रेडी करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स अकाउंट्स के अंदर बेटा एक चीज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो एक्सपेंडिचर जो जिसका बेनिफिट्स मोर देन अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिलती है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी आइटम होता है बैलेंस शीट में लेकर के जाते हो उसको। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच उसका बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग अंदर के आप एयर के अंदर आप कंज्यूम कर लेते हैं, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसको हम कहां पर लेकर के जाते हैं, P&L अकाउंट के अंदर हम एडजस्ट करते हैं। आई बात समझ में। तो बेटा यहां पर ये कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जैसे मशीन हो गया, बैलेंस शीट के अंदर तो हम फिक्स एसेट की बात करते हैं, मशीन हो गया। तो ये मशीन को हम यूज कर रहे हैं फैक्ट्री में, उससे हम और भी गुड्स हम रेडी कर सके। फैक्ट्री में उसका काम में लाया जाता है, तो उससे और भी ज्यादा हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स है, ये कैपिटल गुड्स है बेटा, और इसकी मदद से हम और भी गुड्स रेडी कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर दोस टाइप ऑफ गुड्स विच हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। चलिए बेटा उसके बाद हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा GI। उसके बाद अगर बात करें यहां पर डेप्रिसिएशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हम बोलते हैं बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहां पर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बेटा NFIA, तो यहां पर सभी के बारे में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, इसको हमें स्टडी करना है। चलिए बेटा एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा जी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। कहने का मतलब एक इकोनॉमी के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, एक इकोनॉमी के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो आपको रिसीव होती है, या जो आप यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड,
हम उसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल देखते हैं, परचेज ऑफ न्यू मशीन्स बाय अ कंपनी। कहने का मतलब ये है यहां पर परचेज करा जा रहा है एक न्यू मशीन का, कहां पे? एक कंपनी में। तो बेटा ये क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने यहां पर इन्वेस्ट करा है कहां पे? मशीन पे। तो इससे कंपनी को लॉन्ग रन में बेनिफिट्स होगा। तो यहां पर बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन द, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हमें हो रहा है एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, एक पीरियड टाइम दिया जाएगा उसके अंदर जो हमें रिसीव होती है बेटा, हम उसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट है तो उसका रिटर्न मिलेगा उनको। जैसे कंपनी ने क्या करा है, एक नया मशीन को परचेज करा है। अब मशीन का परचेज करके क्या मशीन की हेल्प से आगे प्रोडक्शन करेंगे? तो प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करा है तो उनको लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा? रिटर्न्स मिलेगा। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है, तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। भाई कंपनी के अंदर इससे काम होगा, काम होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस आगे जाएगा, तो यहां से उनको क्या होगा? हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं पूरे स्पेसिफिक टाइम के साथ, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है पॉइंट्स? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी क्या करता है? टोटल इन्वेस्टमेंट करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक इकोनॉमी में, हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे एग्जांपल है परचेज ऑफ न्यू मशीन बाय द कंपनी, तो एक नया मशीन को परचेज करा है कंपनी ने, तो ये क्या है? एग्जांपल है किसका? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? तो डेप्रिसिएशन का अगर डेफिनेशन दे तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, एब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ गया तो उस पुराने टेक्नोलॉजी का डिमांड क्या होता है? कम हो जाता है। डिक्रीज यानी जो फिक्स एसेट है उसका वैल्यू कम हो जाता है टाइम की वजह से, नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से, या मार्केट में पुरानी टेक्नोलॉजी ओल्ड होने की वजह से मार्केट से एब्सोल्यूट हो जाते हैं बेटा। आइए हम लोग समझते हैं। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब ये समझिएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, या तो यूज करने से, या एब्सोलेंस ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो जाने से, या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी आ गया, अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी आ गया, तो पुराने टेक्नोलॉजी की डिमांड खत्म हो जाएंगे बेटा। हम सिंपल वर्ड में हम समझेंगे डिक्रीज, जो हमारे एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगा। आज अगर आप एक कार परचेज करते हैं, आज आप एक कार परचेज करते हैं और शोरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे बेटा, उसका डिमांड, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। क्या आप वापस एक काम कीजिए, आपने कार परचेज करके लाया, वापस से उसी शोरूम में जाकर के दोगे तो क्या सेम प्राइस लेंगे? नहीं। जैसे ही रोड पे आ गया उसका रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? और जब उसको बाद में जाकर के आप किसी कबाड़े वाले को भी बेचते हैं ना, एंड में एक टाइम यूज करने के बाद, तो भी उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं बेटा हम रियलाइज्ड वैल्यू, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो आपको कितना रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये समझिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फॉल बोल लो, डिक्रीज बोल लो, बात एक ही है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, टाइम पैसेज, या एब्सोलेंस, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। मार्केट में पुराना चीज हट जाता है जब नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाता है। जैसे इफ अ 5-year old car, a 5-year old car losses वैल्यू ओवर टाइम, बिल्कुल सही बात है। टाइम बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया है, तो ये चीजें का डिमांड क्या हुआ? कम हो चुका है। मार्केट में बहुत नया टेक्नोलॉजी आ चुका है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो सिंपल वर्ड में डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, एब्सोलेंस की वजह से, पासिंग टाइम की वजह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे अब 5-year old कार, 5 साल पुराना कार जो है वो लॉस हो चुका है क्योंकि टाइम 5 साल पहले कुछ और था। मार्केट में 5 साल के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ गया है, मार्केट में बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारे न्यू मॉडल का कार आ गया, तो पुराने को कौन पूछते हैं? समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट, मैंने अभी बताया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम नीट बताया। आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन, बेटा जी यहां पर डिफरेंस बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का जो डिफरेंस होता है बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट का मतलब, जब आप लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स के बच्चे हैं आप लोगों को इतना पता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब नेट इनडायरेक्ट खर्चे, ग्रॉस समझो, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे? तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते उनको माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट आता था ना बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें नीट का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें बेटा, तो यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको रिसीव होगा बेटा, उसमें से सब्सिडी उसको माइनस कर दोगे। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स,
में से अगर माइनस कर दोगे किसको, सब्सिडीज को, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या मेरी बात आ रही है समझ में आपको, तो ये आ जाएगा। तो ये समझिएगा, मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल को ध्यान रखेंगे कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे को माइनस करते हो विच आर रिलेटेड टू P&L अकाउंट, तब आपके पास नेट प्रॉफिट आता था। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है बेटा जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हो, उसके बाद जो आपको रिसीव होता है फाइनल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे GST, एग्जांपल समझिए बेटा, GST माइनस फर्टिलाइजर सब्सिडीज। बेटा जी GST में से अगर माइनस करते फर्टिलाइजर सब्सिडीज तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। NFI मैंने अभी जस्ट बताया आपको, नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रोड, हम इसको क्या कहते हैं, आइए हम चर्चा करेंगे इस पर। डेफिनेशन की बात करें, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझिए, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा जी अगर हम बात करें NFI, तो जितना इनकम आपको रिसीव होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसमें से अगर माइनस कर देते हो जितना आपने खर्चा पे करा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसका डिफरेंस आएगा जो बेटा, उसको NFI हम बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गया? आइए एग्जांपल को देखते हैं। इनकम अर्न बाय एन इंडियन इंजीनियर, एक इंडिया का जो है इंजीनियर जो है बेटा, उसने क्या करा है, यहां पर इनकम रिसीव करा है वर्किंग ऑन अब्रोड। जब वो विदेश में कमा रहे थे तो उनको इनकम मिला है एक इंजीनियर को, उसमें से माइनस कर देंगे जो पेमेंट वो कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं बेटा मेड टू फॉरेन कंसल्टेंट इन इंडिया, तो बेटा जी हमारे पास जो आएगा NFIA आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इनकम अगर एक हमारे इंडियन जो है इंजीनियर है, अगर वो वर्किंग कर रहे हैं अब्रॉड में, उसने जो इनकम रिसीव करा है उसमें से अगर पेमेंट माइनस कर देंगे फॉरेन कंसल्टेंट इन इंडिया, तो हमारे पास जो आएगा बेटा हम उसको बोलेंगे NFI। क्या इतना बात समझ में आया? तो यहां पर डिफरेंस लेना होता है किसका, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर डिफरेंस इज कॉल्ड NFI। पॉइंट्स क्लियर है? तो एक यहां पर सिंपल वर्ड में ये समझिए, NFIA का मतलब ये होता है कि एक इंडियन इंजीनियर जो है विदेश में काम कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने इनकम कमाया पूरे साल में, और जब वो पेमेंट कर रहे हैं किसको, फॉरेन कंसल्टेंट, मेड टू फॉरेन कंसल्टेंट इन इंडिया, तो बेटा जी ये पैसे तो उनको पे करेंगे, तो माइनस जब हम करेंगे तो उससे जो नेट अमाउंट आएगा, दिस इज कॉल्ड NFI। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। NFIA के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आता है बेटा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। NFIA के अंदर क्या यहां पर कंपोनेंट्स आएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पर नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग, कौन से ऐसा कंपोनेंट है जिनको NFIA के अंदर हम इंक्लूड करते हैं? तो सबसे पहला नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता है बेटा, सेकंड में आता है नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये तीन कंपोनेंट्स है बेटा जी। चलिए एक एक करके इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। आइए बेटा, उसके बाद अगर बात करें यहां पर, अगर बात करें ये चीज मैंने अभी जस्ट आपको इसका एग्जांपल दिया था, अगर हम थोड़ा सा बैक आ जाए बेटा, यहां पर मैंने NFIA के बारे में बताया था। NFIA आपको समझ में आ चुका है कि यहां पर डिफरेंस लेना होता है, जो आप
जो इनकम आपको रिसीव होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और जो आप पे करते हो उसका डिफरेंस आ जाता है, एनएफआईए होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट को कवर करी जाती है। तो यहाँ पर नेट कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, बिल्कुल सही बात है कि एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, नेट कंपनसेशन, नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल, और नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो बेटा ये कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला आ जाएगा एनएफआईए के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट्स आती है, तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके बाद नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा। चलिए एक बार हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं बेटा, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा छोटा होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टडी इन इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर्स हो गया, फॉर्म्स हो गया, मार्केट्स हो गया। बट देखो बेटा यहां पर समझना, यहां पर क्या है, एम आई फॉर इंडिविजुअल, और यहां पर ए है, ए फॉर एग्रीगेट। समझिए बात को, तो आप इस बात को ध्यान रखें, माइक्रो आई है इंडिविजुअल, ए है एग्रीगेट। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर हम डिफरेंस की बात करें, स्कोप की बात करें, तो यहां पर क्या होता है, स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर फॉर्म्स एंड मार्केट, बट यहां पर स्टडीज एंड एंटायर इकोनॉमी इंक्लूडिंग एग्रीगेट लाइक जीडीपी। फोकस की बात करें, एनालाइज फोकस स्पेसिफिक इश्यूज लाइक डिमांड सप्लाई एंड प्राइसिंग, बट यहां पर अगर बात करें फोकस ऑन ब्रॉडर इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ की हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, डिटरमाइंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट अ स्मॉलर स्केल, बिल्कुल सही बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा छोटा होता है। यहां पर अगर बात करें लार्जर स्कूल पर स्केल लेवल पे हम बात करते हैं, यहां पर एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी की हम बात करते हैं। यहां पर की वेरिएबल्स की बात करें, प्राइस ऑफ गुड्स, डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं। इसीलिए बताया गया कि प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को तय करना, डिटरमाइन करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम की बात करते हैं बेटा, इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड एंड फिस्कल पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें, प्राइसिंग ऑफ ब्रेड और स्मार्टफोन्स, ये एग्जांपल्स है बेटा जी इसका। बट एक कंट्री की जीडीपी और ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें तो हम यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक बार हम आपको डिफरेंस बताते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम प्योर साइंस बोलते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का अनदर नेम क्या है बेटा, प्योर साइंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं नेगेटिव साइंस, ध्यान रखेंगे। नेगेटिव इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको एमसीक्यू में ध्यान से समझना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर बात करें बेटा, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें बेटा, तो जैसे आप लोगों को पता होगा, आइजैक न्यूटन का नाम सुना है आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा। जब एक बार वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल ऊपर से नीचे की ओर गिरा, उन्होंने कहा ऊपर से नीचे ही क्यों आया, और बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके मदद से, इट इज अ फैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से अगर किसी भी चीजों को, देखो पॉजिटिव का अगर हम बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, ये यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे अगर मान लो, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर हम बढ़ा दें, अगर किसी कमोडिटी का अगर प्राइस जैसे बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो यहां पर इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है बेटा। यहां पर फैक्ट की बात करते हैं, यहां पर कोई नो वन कैन रेज द क्वेश्चंस, यहां पर कोई क्वेश्चंस नहीं करते। बट अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, यहां पर इट इज बेस्ड ऑन सजेशन, जहां पर एडवाइस दी जाती है, जहां पर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हो, डॉक्टर्स आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट इज एन नॉर्मेटिव कैरेक्टर्स, हर व्यक्ति को सेम एडवाइस नहीं करते, अलग अलग करते हैं। यहां पर टर्म्स देखने को मिलती है, शुड बी, व्हाट शुड बी, व्हाट नॉट शुड बी, ऐसे टर्म्स देखने को मिलती है बेटा। बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे बेहद। आइए हम एक बार आपको यहां से करा देते हैं बेटा। तो डेफिनेशन की बात करें तो डील्स विद फैक्ट्स, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस विदाउट ओपिनियन, बेटा जी यहां पर कोई ओपिनियन नहीं दी जाती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पर वैल्यू जजमेंट की बात करी जाती है, यहां पर ओपिनियन की बात करी जाती है। अबाउट व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी,
व्हाट नॉट शुड बी, ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलती है बेटा जी, ध्यान रखेंगे इस बात का। उसके बाद बात करें बेटा नेचर की, तो यहां पर ये डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्ट बेस्ड होते हैं, ये प्रिस्क्रिप्टिव एंड ओपिनियन बेस्ड होते हैं बेटा, ये बात का ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन की बात करें, व्हाट इज एक्सप्लेन व्हाट इज इन द इकोनॉमी, बिल्कुल फैक्ट की बात करी जाती है। ये जो सजेस्टेड नेचर के होते हैं, शुड बी, आपको क्या व्हाट शुड बी व्हाट नॉट शुड बी ऐसे टर्म्स दिखेंगे। यहां पर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ 6%, ग्रो बाय 6% लास्ट ईयर, बट गवर्नमेंट शुड बी इंक्रीज द हेल्थ केयर स्पेंडिंग, सरकार आजकल क्या कर रहे हैं, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो रखे हैं, तो यहां पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं इन सेक्टर्स पे, समझ गए बात को। उसके बाद की वेरिएबल्स की बात करें, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल डाटा और स्टेटिस्टिक्स, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, एक्चुअल बातें करते हैं, बट यहां पर क्या बेस्ड ऑन एथिकल व्यूज, प्रेफरेंसेस एंड सोसाइटियल गोल्स, इसके अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस करी जाती है बेटा। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया पॉजिटिव और इकोनॉमिक्स के बीच में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का नाम क्या है, प्योर साइंस है, नॉर्मेटिव को हम नेगेटिव कहते हैं बेटा, नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, समझ गए बात को। यहां पर कंपैरिजन करी जाती है, तो यहां पर होता है, यहां पर नहीं होता, इट इज एन फैक्ट, इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ, बट ये क्या है बेटा, नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। आई बात समझ में, चलिए उसके बाद बेटा हम बात करें, अगला पॉइंट्स की पॉइंट्स है, क्या है कुछ की पॉइंट्स विच आर रेलेवेंट टू दिस क्लास या दिस टॉपिक। आइए उसको हम ऐड ऑन करते हैं। स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है बेटा, स्कैरसिटी का वर्ड क्यों अराइज हुआ, स्कैरसिटी इसलिए है क्योंकि हमारे पास डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई हम नहीं कर पा रहे, ड्यू टू स्कैरसिटी, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो यहां पर डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम है, लिमिटेशन है बेटा। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉर गुड, है ना। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। एमयू क्या होता है बेटा, उसके बाद लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। चलिए इन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं, विच आर रिलेवेंट फॉर आवर क्लासेस, है ना, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। चलिए स्कैरसिटी की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की बात करते हैं, स्कैरसिटी रिफर्स टू लिमिटेड, समझिए यहां पर स्कैरसिटी का मतलब होता है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होना, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल कुछ फैक्ट्स है। ह्यूमन वंट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वंट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। इस सभी का एक ही कारण है बेटा, हमारा वंट्स, इंसान की कभी भी जीवन में एक इच्छा पूरा होने के बाद वो रुकते नहीं है, हमेशा वो कंसिस्टेंट आगे के लिए प्रेफर करते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो इच्छाएं हैं बहुत ज़्यादा है, असीमित है, और इस दुनिया में जो प्रॉब्लम है इन सभी का एक ही जड़ है बेटा, हमारा वंट्स, हमारा इच्छाएं पूरा कभी होती नहीं है और पीछे हम भागते रहते हैं, जिंदगी में कभी नहीं होना। सुकून से रहेंगे तो चीजें ठीक है, जो है उसमें सफिशिएंट रहे, वरना करोड़ों का चीजें मिल जाएगा फिर भी कम पड़ेगा, बात समझ पा रहे हैं। तो इसको पढ़ करके थोड़ा सा आप अपने अंदर भी चेंज लाए और समझे इन बातों को। तो स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। इन कंपेरिजन ऑफ अनलिमिटेड वंट्स, बिल्कुल सही बात है। इसकी कंपैरिजन किससे करी जाती है, अनलिमिटेड ह्यूमन वंट्स से। आई एग्जांपल वाटर स्कैरसिटी इन डेजर्ट एरियाज, बिल्कुल सही बात है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैरसिटी। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गुड व्हेन अ चॉइस इज मेड। एग्जांपल की बात करें, चूजिंग द स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्किंग पार्ट टाइम मींस लूजिंग पोटेंशियल अर्निंग। आइए एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूं। जब आप ग्रेजुएशन या मान लीजिए 12th ही अगर पास कर लेते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बिजनेस करो या तो आप जॉब करो। बेटा बिजनेस करोगे तो क्या नहीं कर पाओगे, जॉब नहीं करोगे, तो जॉब करोगे तो क्या करोगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो जब मान लो अगर बिजनेस करने के लिए जो आप सेक्रीफाइस करें, बात समझ पा रहे हैं, यहां पर अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आपको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव देखना है कि आपके पास क्या है, दोनों चीज आप साथ में नहीं कर सकते बेटा। तो ये क्या होता है, आप किसी एक चीज को चूज करेंगे, तो एक चीज को अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक चीज को आप गेन कर रहे हैं। मान लीजिए बिजनेस नहीं करेंगे तो जॉब करेंगे, समझ गए बात को। तो बिजनेस के लिए जो जॉब है वो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट हो जाता है बेटा। तो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट। क्या मैं कर सकता था, आज मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं इस टाइम को कहां पे रिसोर्स को यूज कर सकता था, कुछ अल्टरनेटिव वे में कर सकता था। तो इस तरह से हम करते हैं बात बेटा, ये अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट है। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी की अगर बात करें बेटा, यहाँ डेफिनेशन, यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यूटिलिटी का अगर हम बात करें बेटा, तो यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम अ कंज्यूमिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इज एन एग्जांपल ऑफ
आइए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें बेटा, तो यूटिलिटी जो होता है किसी भी कमोडिटी को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंज्यूम करेंगे तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यूटिलिटी इज द इस सिंपल वर्ड्स में बताया गया यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, हम उसको यूटिलिटी बोलते हैं, समझिए। तो यूटिलिटी इज द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। यहां पर द जॉय ऑफ ईटिंग योर फेवरेट फूड्स, जब आप फेवरेट खाना खाते हो वहां से आप इंजॉय करते हो, तो एग्जाम्पल किसका आता है बेटा, यूटिलिटी का। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हो एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन्ड फ्रॉम द कंज्यूमिंग ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एडिशनल वर्ड की जब हम बात करते हैं यहाँ पर मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन्ड फ्रॉम, जब एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, जब ज्यादा से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करते हो, हम उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आइए एग्जांपल को देखते हैं, जैसे एक्स्ट्रा हैप्पीनेस फ्रॉम ईटिंग अ सेकंड स्लाइस ऑफ पिज्जा। कहने का मतलब जब सेकंड स्लाइस का आपने पिज्जा खाया उससे आपको एक्स्ट्रा हैप्पीनेस मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब ध्यान रखेंगे एडिशनल वर्ड होता है। आइए लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है सिंपल वर्ड्स में कि किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली अगर कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिमिनिश हो जाती है। जैसे आपको बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ था, पहला रोटी आपने खाया उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेकंड खाएंगे उससे कम मिलेगा, थर्ड खाएंगे उससे और कम मिलेगा। इस तरह से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कंटिन्यूअसली किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिमिनिश हो जाता है। आइए देखते हैं, एज मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स are consumed the additional satisfaction from each units decreases। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि कंटिन्यूअसली किसी कमोडिटी को अगर यूज करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिमिनिश हो जाता है। एज मोर यूनिट्स ऑफ द गुड्स आर कंज्यूम्ड एडिशनल सेटिस्फेक्शन ईच यूनिट्स डिक्रीजेस, डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल को देखो, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर थ्रस्ट गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन द फोर्थ ग्लास। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ग्लास आपने पिया तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, उसके बाद आपने क्या करा, यहां पर मोर सेटिस्फेक्शन एंड फोर्थ ग्लास से कम मिलेगा, सीधी सी बात है क्योंकि उस टाइम में आपकी प्यास बुझ चुकी होगी। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ डीएमयू को भी डिस्कस करा। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा आज की क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने समझा, जहां पर स्टडी एज ए इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, यहां पर फोकस करते हैं एग्रीगेट लेवल जैसे लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं। बेटा यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें, फैक्टर इनकम होती है जहां पर इंड फैक्ट अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल पेंशन वगैरह हो गया। ये एग्जांपल किसका होता है बेटा, ये एग्जांपल होता है किसका, तो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इनकम का, ट्रांसफर इनकम का। ट्रांसफर इनकम, पेंशन आपको मिलेगा तो ट्रांसफर इनकम है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड्स, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स, सभी के बारे में डिस्कस करें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनआईटी क्या होता है और एनएफआईए क्या होता है, सभी के बारे में डिस्कस करें। स्कैर्सिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, इस तरह से सभी लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है सभी पे चर्चा करा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, माइक्रो फोकस करता है इंडिविजुअल यूनिट पे, मैक्रो करता है इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर। पॉजिटिव का मतलब अगर बात करें तो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, व्हाट इज, एंड नॉर्मेटिव में क्या होता है, वैल्यू जजमेंट की बात करी जाती है, जहां पर व्हाट शुड बी की हम बात करते हैं। तो इस तरह से बेटा मैंने सभी चीजों को वन शॉट के अंदर कराने की कोशिश करा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट्स है, कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम्स में जाकर के इसको ले सकते हैं वहां से, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आपको चाहिए कोई डाउट्स है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। यहां तक आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।